तो हमारे पास टॉपिक है इन्फेक्शन ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। एक होता है हमारे पास प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस और दूसरा हमारे पास आता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ठीक है, जो प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस है, हमें नाम से भी पता चल रहा है कि एंटीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टल होता है, और जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है वो पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टल होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस की। तो डेफिनेशन कहती है कि भाई इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द पेरीओक्युलर टिश्यू एंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये एंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम है। ठीक है, एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इसका कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके रीज़न क्या हो सकता है ये इन्फेक्शन के डिवेलप करने का। द फर्स्ट वन इज़ trauma, which is skin laceration, can lead to this type of infection. Extension of infection from adnexa and paranasal sinuses. ठीक हो गया, पैरानेजल साइनसेस और एडनेक्सा से ये एक्सटेंड करके ये इन्फेक्शन जो है ये प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो सबसे पहले आईलिड्स को देख लेते हैं। तो आईलिड्स जो है ये दे बिकम इडिमेटस एंड टेंडर। ठीक है, टेंडर हो जाएंगी और एडिमा भी हमें जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एरिथमा की। तो पर्पल रेड शार्पली डीमार्केटेड स्वेलिंग। ठीक है, तो ये सब जो है वेरी प्रोमिनेंट साइन होगा। ठीक हो गया, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, हमारे पास सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स होती हैं टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं रेड एडिमेटस आईलिड्स हैं। ठीक हो गया, अच्छा बात हो गई हमारी प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस की। अब हम आते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की तरफ। तो व्हाट इज़ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस? तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है इट इज़ द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ कि ये पोस्टीरियर है। ठीक हो गया, ये पोस्टीरियर है, और जो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है एंटीरियर होता है टू द ऑर्बिटल सेप्टम, और यहाँ पे राइट उसका ऑपोजिट विच इज़ पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। ओके, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो व्हाट हैपेंस इज के इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, एक्सटेंशन इन्फेक्शन फ्रॉम पेरीऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू। ठीक हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि साइनसाइटिस। ठीक है, प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस, एक्यूट हॉर्डियोलम, जो कि हमें पता है कि इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ आईलिड्स, ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स। ठीक है, और डेक्रोसिस्टाइटिस की एक्सटेंशन हो सकती है, जो कि हमें पता है कि लैक्रिमल डक्ट के इन्फेक्शन को हम डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। डेंटल इन्फेक्शन जो है वो लेटर ऑन कैन रिजल्ट इन दैट। ठीक है, उसके बाद एंडोजिनस इन्फेक्शन जो है उसके लिए बैक्टीरियमिया या सेप्सिस हुआ है, तो उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। देन पोस्ट ट्रोमेटिक हो सकता है जिसमें पेनिट्रेटिंग इंजरी आ जाती है, या फिर ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है। ठीक है, पोस्ट सर्जिकल हो सकता है, और एंडोफ्थैल्मस में प्रोग्रेस टू पैनऑफ्थैल्माइटिस। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट्स की बात हम कर लेते हैं, जिसमें कॉजेटिव एजेंट कॉमनली इन्वॉल्व है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये मतलब ये जो सारे 4 कॉजेटिव एजेंट्स हैं यही मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ठीक हो गया, क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में तो हमें पता है कि ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी, पेन होगी, मायल्जी और फीवर वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। साइंस में प्रोप्टोज्ड एक्सियली होगी, हमारी जो आईबोल है वो प्रोप्टोज्ड होगी, प्रोप्टोज्ड होगी। एंड देन आफ्टर दैट पेरी ऑर्बिटल एंड लिड इडीमा, स्किन इज़ रेड वार्म एंड टेंडर। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और पेनफुल होंगी। ठीक है, विजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड प्यूपिलरी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली हमारे पास वो विजिबल होंगी। उसके बाद फंडस एग्जामिनेशन में हमें क्या नज़र आएगा कि कंजेशन नज़र आएगी हमें। ठीक है, रेटिनल वेसल्स में और डिस्क इडीमा भी हमें नज़र आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात कर लें कि इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें ज़रूरत होती है ब्लड सीपी की एंड ईएसआर की।
ब्लड सीपी में पता है सेरुलोप्लाज्मिन लेवल को हम चेक करते हैं टू रूल आउट विल्सन डिजीज़, ठीक है। ये सारे सेडिमेंटेशन रेट हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के केस को हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ब्लड कल्चर करवाना हमने होता है टू रूल आउट के भाई कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, और कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। एक्सरे हम करेंगे पैरानेजल साइनस के। सीटी जो है वो भी इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस में कि इस इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में ऑर्बिटल एब्सेस हो सकती है, क्रेनियल नर्व पैल्सिस हो सकती हैं, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, और इवन डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो ट्रीटमेंट में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है एंटीबायोटिक्स हम देंगे, ठीक है, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, सेफ्टाजीडीम और वेनकोमाइसिन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद इट इज़ कंटिन्यूड अंटिल पेशेंट इज़ एपायरेक्सियल फॉर अबाउट 4 days, ठीक है। तो जब तक हमें पता लग जाए 4 दिन हो गए पेशेंट को बुखार नहीं हो रहा, तब तक हम ये दवाइयाँ जो हैं उसको कंटिन्यू कराएंगे। एनसेड टू कंट्रोल, ये हमें पता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। सर्जरी हम की कब ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी क्या करते हैं? तो इंटरवेंशन इज़ इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबॉडीज़। तो अब एंटीबायोटिक्स, तो मतलब अगर पेशेंट के ऊपर एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही तो फिर डेफिनेटली हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जब ऑर्बिटल सब पेरी ऑस्टियल एब्सेस हो जाती है तब भी हम सर्जरी की तरफ हमारे पास सर्जरी एक ऑप्शन बचता है, और डिटेरियोरेशन ऑफ कंडीशन की सूरत में भी हमें जो है वो सर्जरी के लिए प्रोसीड करना पड़ता है। तो दिस वाज इट। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ इट वाज यूज़फुल। थैंक यू।